जय हिंद साथियों। तो आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3.5 को देखेंगे। इसमें 3.5 के सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन को लेते हुए चलेंगे और इससे पहले का जो सॉल्यूशन है 3.1 से लेकर 3.4 तक का सभी का सॉल्यूशन दे दिया गया है। आप देखना चाहते होंगे, अगर आप पहला वीडियो देख रहे हैं तो इससे पीछे जाकर के इसका इंट्रोडक्शन भी देखिए, जिससे कि एक बेसिक आपको पता हो तो आप इसका जो क्वेश्चन जो है ना खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो है सभी का सभी वीडियो इसमें अपलोडेड है, आप जाकर के उसमें भी देख सकते हैं। चलिए हम इसका जैसे आज देखेंगे चैप्टर 3.5 का पहला क्वेश्चन जैसे कहा जा रहा है, निम्नरेखिक समीकरण के युग्म में से, निम्न जो कुछ समीकरण दिया हुआ है उसके युग्म में से किसी एक अद्वितीय हल है। किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक है। मतलब पूछा जाए किसका अद्वितीय है, किसका हल नहीं है, या फिर किसका जो है ना अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक, उसमें से उसके बाद कहा जा रहा है अद्वितीय हल की स्थिति में, यदि जो है ना अद्वितीय हल हो रहा है, यदि अद्वितीय हल हो रहा है तो इस स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर अद्वितीय हल होता है उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे किसका अद्वितीय हल है, और अद्वितीय हल है तो उसे ब्रज गुणन से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले जैसे कि एक नंबर क्वेश्चन जो है एक का एक दिया हुआ है, जैसे कि समीकरण हमने ले लिया पहले x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस दिया हुआ। ठीक, हमें इसके पहले चेक करना है इसका क्या हल है, नहीं है। ठीक, और अगर अद्वितीय हल होगा तो हम इसे ब्रज गुणन से ज्ञात करेंगे, नहीं तो उसे वहीं पर छोड़ देंगे। तो क्या इसे चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम पहले इसको क्या लिखेंगे, पहले इससे हम जानते हैं इसमें से a1 होता है, a1 होता है, a2 होता है, a1 b1 और उसके बाद होता है c1। ठीक, उसके बाद इसमें से होता है a2 और b2 और c2 होता है। ठीक ना, तो हम यहाँ से ले लिए। ठीक, अब इससे हमें सभी का वैल्यू, जैसे यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर -3 दिया हुआ तो यहाँ पर लेंगे -3, और यहाँ पर भी -3 है तो यहाँ लेंगे -3, फिर यहाँ पर अकेला 3 है तो 3 लेंगे, फिर यहाँ पर -9 है तो यहाँ -9 ले लेंगे, फिर यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर -2 ले लेंगे। ठीक है, अद्वितीय हल हो या अनेक हल है, सभी का अलग अलग नियम होता है। उस नियम के अनुसार देखेंगे कौन सा नियम फॉलो करता है और क्या है नहीं है। ठीक है ना, तो पहले हम इसका कंपेयर कर लेते हैं। तो हम निकाल लेते हैं a1/a2, और a1/a2 निकालेंगे तो 1 बाय, और यहाँ पर a2 है 3 तो 1/3 हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद हम देखेंगे b1/b2। ठीक, b1/b2 तो b1/b2 मतलब -3 बाय -9, तो -3 बाय -9 ये कट करके 3 हो जाएगा और 1 बचेगा, 1/3 हो जाता है। ठीक, उसके बाद थर्ड देखेंगे, तीसरा नंबर देखेंगे c1/c2। ठीक, c1/c2 देखेंगे तो -3 बाय -2, इसमें भी -2 आया था, तो सही से लिख लेते हैं, इक्वल टू -2। तो -2 आया तो माइनस माइनस कर जाएगा, इक्वल टू 3/2 आया। ठीक, अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो ना ये और ये जो आपस में इक्वल है। ठीक, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, लेकिन ये इक्वल इसके नहीं है। अर्थात यहाँ पर कौन सा संबंध बनाता है, अर्थात यहाँ पर संबंध बन रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ठीक, अब देखते हैं प्रतिच्छेदी या अद्वितीय हल कब होता है, जब इसमें जो है ना अद्वितीय हल होने के लिए इकट्ठ होना चाहिए, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों ना आपस में बराबर है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये दोनों ना बराबर नहीं है। कौन, तो c1/c2। ठीक, अब इस कंडीशन में कौन सा हल होता है, अब जैसे कि अगर ये बराबर हो नहीं होता तो ये अद्वितीय हल हो जाता है। ठीक, यदि ये बराबर हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, ये एक कैसी रेखा हो जाएगी, तो एक जो है ना एक समांतर रेखा हो जाएगी। कैसी, तो हम देखे पढ़े थे, एक प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, ठीक, या फिर संपाती रेखा। संपाती रेखा ना सभी का सभी बराबर होना चाहिए। ठीक ना, इसमें दो बराबर हुआ, ये दोनों बराबर हुआ, ये बराबर नहीं हो, ये हो जाएगा समांतर रेखा। यदि इसमें से पहला ही बराबर नहीं होता तो प्रतिच्छेदी रेखा होता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा, इस तरह से संबंध बनाता है, अर्थात दिया गया समीकरण एक समांतर रेखा बनाता है, एक समांतर रेखा बनाता है, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल होगा ही नहीं तो उसे हम प्रतिच्छेदी मतलब कि ब्रजगुणन विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ब्रजगुणन उसी को ज्ञात कर सकते हैं जिसमें कोई हल हो। ठीक, कुछ भी हल हो, अब इसमें तो हल हो ही नहीं रहा, जब हल नहीं हो रहा तो हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहीं पर छोड़ते हैं और ये यहीं पर ही इंड हो जाता है। क्या हमने किया इसमें कि पहले इसको कंपेयर कर ली, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, और इसका संबंध हम जानते हैं, अर्थात a1/a2 इक्वल टू b1/b2। क्या यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का दोनों बराबर है। ठीक, इक्वल टू है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है।
ऐसा संबंध बनाया, इसलिए दिया गया समीकरण एक समांतर रेखा बनाएगा। ठीक, क्या बनाएगा? एक समांतर रेखा, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। जब ये हल नहीं होगा तो इसे क्या करना है? बृहस्पति विधि से नहीं बनाना है। इसके बाद हम देखेंगे इसका सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, 1 का 2 जो है 2 लिए, उसके बाद हमें क्या करना है? इसमें भी से जांच करना है। ठीक, जांच करने के हम पहले से लेते हैं a1 इजकल टू 2, a2 इजकल टू 1, कुछ नहीं तो 1, और उसके बाद c1 सॉरी a2 नहीं, यहाँ पर b1 होता। ठीक, और यहाँ c मतलब कितना हो जाएगा 5, क्योंकि उस साइड दोनों में, इसमें भी उस साइड देख रहे हैं, उस साइड इसमें भी उस साइड दे, अगर दोनों में अगर एक साइड रहता, एक अगर इसमें इधर रहता और उसमें इधर है तो हमें क्या करना पड़ता? दोनों को एक साइड रखना पड़ता सी को। ठीक, अभी तो दोनों को देख रहे हैं बराबर के उस साइड है, ये भी बराबर का उस साइड है, तो हम सिंपल c1 5 ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें करते हैं a2 इजकल टू 3, b2 इजकल टू यहाँ पर 2 एंड c2 इजकल टू 8। ठीक, हमें 3 पॉइंट ये यहाँ से इतना ले ली। यहाँ लेने के बाद इसके बाद हमें क्या करना है? इसका कंपेयर करना है, अर्थात a1 बाय a2 इजकल टू a1 हमें दिया हुआ है 2 और a2 हमें दिया हुआ है 3। चलिए ठीक है, उसके बाद सेकेंड देखेंगे b1 बाय b2 देखेंगे तो b1 दिया हुआ 1 और b2 दिया हुआ है 2। देखिए अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, c1 लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि a1 बाय a2 और b1 बाय b2 क्या देख रहे हैं? दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल है नहीं, अर्थात a1 बाय a2 इजकल टू नॉट b1 बाय b2। ठीक, अब हम यहाँ पर देखें कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो क्या होता है? एक क्या अद्वितीय हल है, अर्थात अतः इसलिए यह एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा, छेदी रेखा होगा। ठीक, एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा, एक प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा। ठीक, इसलिए अर्थात यहाँ पर देखिए, अर्थात यह दिया गया समीकरण से एक अद्वितीय हल होगा, होगा। और प्रश्न क्या कह रहा था? यदि अद्वितीय हल है तो उसे बृहस्पति विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर मिल गया एक अद्वितीय हल हो गया, तब हमें इसे क्या करना है? बृहस्पति विधि से ज्ञात करना है। इसलिए बृहस्पति विधि के लिए इसलिए तो बृहस्पति विधि के लिए हमने एक चीज देखा था, क्या? बृहस्पति एक छोटा सा एक फॉर्मूला था, ट्रिक था। हम क्या लिखे थे? b1 और b2 लिखे थे, उसके बाद c1 c2 लिखे थे, उसके बाद a1 a2 लिखे थे, उसके बाद b फिर से b1 और b2 लिखे थे। इसमें से क्या था? ये x का कंडीशन था, ये y का कंडीशन था, और इसको एक माना गया था। ठीक, और कैसा था? तो इसका पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई था और इसका माइनस किया गया था उसमें, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, फिर इसको माइनस किया गया, दोनों मल्टीप्लाई करके, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें माइनस कर दिए। ठीक, इस तरह से हमें क्या बनता था? इससे इस तरह से हमें फॉर्मूला बनता है x के लिए b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक, उसके बाद इसके लिए फॉर्मूला बनता है y, ये तो हो गया x के लिए। ठीक, ये x के लिए रख लेते हैं, और ये इक्वल टू रहता है y के लिए। वर्किंग आता है c1 into a2। ठीक, माइनस में होता है c2 minus c2 into a1। ठीक, इसके फिर से इक्वल टू में आता है, इसको हम क्या रखते हैं? a रखेंगे, अर्थात 1 by a1 into b2 a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, इस तरह क्या बनता है? हमें एक फॉर्मूला के रूप में रेडी होके आता है, और इस फॉर्मूला के रेडी के होके आने के बाद हम क्या करते हैं? उसमें a और b c का मान पुट करके उसे निकाल लेते हैं। सेम यही प्रोसेस करेंगे। हमें क्या करना है? यहाँ से a b c जो भी है उस वैल्यू को लेना है। लेकिन यहाँ पर देख रहे थे कि ये जो देख रहे हैं -5 और 8 जो है ना इक्वल टू बराबर के उस पार है, और बराबर के उस पार है तो इस साइड लाएंगे तो माइनस में आएगा, इसलिए हम लेंगे c माइनस में लेंगे और इसको भी माइनस में लेंगे। ठीक, अब जब माइनस में लिए उसके बाद चलिए हम इस तरीका से हम इसको रखते हैं। ठीक, तो हम पहले क्या लिए? b1 और b2, तो हम देख रहे हैं b1 क्या 1 और 2, यहाँ पर लेंगे 1 2। ठीक, उसके बाद देख रहे हैं कि c1 और c2 है, तो c1 हो गया -5 और -8, तो यहाँ रखेंगे -5 और यहाँ रखेंगे -8। राइट, उसके बाद है a1 a2, तो a1 हमें है 2 लेंगे 2, और इस a2 दिया हुआ है 3। ठीक, उसके बाद है b1 b2, फिर से b1 b2 मतलब कि 1 और 2 ले लेंगे, तो रखेंगे यहाँ पर x बाय
इस दोनों को गुना करना है पहले, फिर उसमें से इस दोनों के गुना को घटा देना है। तो 1 इंटू माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 8, ठीक। उसके बाद फिर से बीच में माइनस देना है, फिर 2 इंटू माइनस 5, राइट। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, अभी इस दोनों का गुना हो जाएगा किसके लिए, y के लिए, इस दोनों का गुना हो जाएगा माइनस इस दोनों का गुना, तो मतलब 5 माइनस 5 गुना 3, ठीक। फिर इसमें माइनस हो जाएगा क्या, माइनस 8 गुना 2, ठीक। उसके बाद फिर से हम देखेंगे तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, तो ये 1 के लिए आता है और इस दोनों का गुना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, ठीक। अब सबको एक साथ गुना करके लिखते हैं, या x बटा हमें क्या आ रहा है माइनस 8 और यहाँ पर 5 दूना 10 और माइनस माइनस प्लस, माइनस 8 और प्लस में 10 बच रहा है, ठीक। इक्वल टू y बराबर माइनस 15 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8 दूना 16, ठीक। इक्वल टू 1/, 2 दूना 4 और यहाँ पर बचेगा 3, 4 और यहाँ पर माइनस 3, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको जो है ना इधर कर लेते हैं, अब फिर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, x बटा माइनस 8 और 10 में से क्या उससे बड़ा है, 2 प्लस वाला बड़ा है तो 2 बचेगा, ठीक। उसके बाद 15 और 16 में बड़ा है प्लस वाला तो 1 बचेगा, y/1 हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि 1 और 4 और 3 में से कौन बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है, अर्थात 4 में से 3 में घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक। यहाँ लिख सकते हैं x/2 इक्वल टू y इक्वल टू 1, अर्थात ये जो है ना, ये 1 जो है इसके बराबर में भी है और इसके बराबर में, तो हम इसलिए एक बार लिखेंगे x/2 बराबर 1, ठीक। तो इसलिए x इक्वल टू 2, ये भाग में इधर है गुणम हो जाएगा और 1 के साथ गुना होगा तो ये हो जाए, फिर से y इक्वल टू 1, तो एक बार में ही हम इसको ले लिए, इसलिए y इक्वल टू 1। हमें क्या निकाले, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। हमें क्या निकालना था, प्रतिच्छेदी रेखा है तो हमें x और y का वैल्यू निकालना था, और हमने क्या किया, यहाँ से x और y का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 1 का 3 जो दिया हुआ है उस 3 को देखेंगे, और 3 में जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 एंड 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। इस दोनों को हमें पहले जांच करना है कि किस तरह का हल इसमें आता है, एक हल आता है, अनेकों हल आता है, या फिर एक ही हल नहीं आता, ठीक। तो हम पहले से चेक करना चाहते हैं, तो चेक करने के लिए हम जानते हैं, इसको लेंगे पहले a1 लेंगे, a1 इक्वल टू उसके बाद b1 इक्वल टू c1 इक्वल टू, हमें तीनों वैल्यू निकालना है। हम पहले लिखेंगे a1 3 हो जाता है, -5 है, और ये माइनस इधर करेंगे तो माइनस 1 20, राइट ना। उसके बाद फिर हम यहाँ पर लेंगे a2 लेंगे, a2 के लिए क्या हो जाएगा 6 a2 इक्वल टू 6, b2 के लिए हो जाएगा हमें -10 और c2 के लिए हमें हो जाएगा यहाँ से -40, ये प्लस में उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, a1 और b1 निकालना है, a1 बाय a2 इक्वल टू a1 हमें दिया हुआ है 3 और a2 हमें दिया हुआ है 6, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो भूमि में हो जाएगा 1/2, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, b1 और b2 लेना है, b1 b2 लेना है, तो b1 हमें दिया हुआ -5 और b2 दिया हुआ -10, ठीक। माइनस माइनस करते हैं 5 दूना 10 मतलब 1/2 आया, ठीक। ये भी हमें क्या आया, 1/2 आया। फिर थर्ड पॉइंट भी हमें चेक कर लेना है, c1 और c2, ठीक है। तो c1 और c2 देखेंगे तो -20 बाय -40 आया, ठीक। ये भी कट गया 2 से इक्वल टू 1/2 आया, ठीक। ये भी 2 से गया, अर्थात हम देख रहे हैं कि सभी का सभी क्या, a1 1/2 आया, फिर से b1/b2 1/2 आया, c1/c2 मतलब क्या है 1/2, अर्थात सभी का सभी आपस में बराबर है, अर्थात a1 बाय a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसलिए यह एक कैसा रेखा बनेगा, सभी आपस में बराबर है, मतलब संपाती रेखा बनेगा। कैसा बनेगा, अतः यह, इसलिए यह एक संपाती रेखा बनाएगा। एक जो समीकरण दिया हुआ है कैसा रेखा बनेगा, एक संपाती रेखा बनाएगा, और संपाती रेखा में हम जानते हैं कैसा होता है, अतः उपरोक्त समीकरण से क्या होता है, संपाती बना रहा है, अर्थात अनेक मतलब इसका क्या हो जाएगा, अनेकों हल हो जाएगा। उपरोक्त समीकरण से अनेकों हल होता है, अनेकों हल प्राप्त होता है।
हम देख रहे हैं तो क्या होता है, ये अनेकों हल प्राप्त होता है। यदि हमें प्रश्न में कहा जा रहा था कि यदि अगर जो है प्रतिच्छेदी रेखा हो अर्थात एक अद्वितीय हल हो, तब जाकर के हमें क्या करना है, ब्रजगुणन विधि से बनाना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक हमें सबका सब बराबर आ गया, अर्थात एक किस तरह का रेखा बना है, तो अनेकों हल बनाने मतलब कि एक ही रेखा पर, एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी चलेगी, अर्थात इसमें क्या हम जानते हैं, इसमें अनेकों हल निकल जाएंगे। और जब अनेकों हल निकल जाता है तो प्रश्न के अनुसार हमें कहा जाता है हमें इसका आगे का प्रोसेस कुछ भी नहीं करना है। ठीक, यहाँ तक हमने दिखा दिया और इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 क्वेश्चन दिया है उसका 4th क्वेश्चन है। और 4th क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, उसी तरह से जिस तरह से 3 में चेक किए थे और 1 में 2 में चेक किए थे, उसी तरह से में भी क्या करना है, हमें पहले चेक करना है और चेक करने के बाद हमें स्पष्ट होगा क्या इसका रिजल्ट आता है। ठीक, तो हम जैसे कि चेक करते हैं इसका रिजल्ट, तो हमें यहाँ से लेना है, पहले U1 लेंगे, B1 लेंगे और C1 लेंगे। ठीक, तो हमें आ गया यहाँ पर 1 और ये हो गया -3 और ये हो गया -7। ठीक, फिर से A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा 3, B2 हो जाएगा -3 और C2 हो जाएगा -15। ठीक, यहाँ तक ये कंडीशन घटा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि कैसी रेखा बनाता है। तो हमें लेना है A1/A2 = 1/3। ठीक, उसके बाद B1/B2 = -3/-3, अर्थात ये कर आ जाएगा हमें 1। ठीक, उसके बाद थर्ड होता है C1/C2 और C1 हमें दिया -7/-15 -5 कट गया और -7/15, अर्थात ये कैसी बना रहा है, 1 2 तो बराबर नहीं है और 3 भी बराबर नहीं, कोई बराबर नहीं, तो हमें 2 बराबर नहीं मिल गया पहला, तो हमें वहीं पर छोड़ देना है, हमें तीसरे की जरूरत नहीं है और हम समझ लेते हैं क्या एक प्रतिच्छेदी रेखा बनाता है, अर्थात A1/A2 = नोट B1/B2। ठीक, इसीलिए यह एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा। ठीक, प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा, अतः इसका अद्वितीय हल होगा, इसका एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, हमें एक अद्वितीय हल होगा। और कहा जा रहा है प्रश्न में अगर अद्वितीय हल होता है तो उसे क्या करना है, ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करना है। क्या करते हैं, यहाँ से ब्रजगुणन विधि को फॉलो करते हैं, इसलिए ब्रजगुणन विधि के लिए क्या करना है, ब्रजगुणन विधि के लिए हमें इस फॉर्मूले, इस टेक्निक का प्रयोग करना और इस तरह से हमें क्या करना, सॉल्यूशन निकालना है। तो हम देख रहे हैं पहले क्या B1 और B2 है, तो B1 -3 और B2 -3 है। ठीक, तो -3 और ये -3 हो गया। फिर से देख रहे हैं C1 C2, तो मतलब -7 -15 -7 और -15 हो गया। ठीक, उसके बाद हमें दिया हुआ A1 A2 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं B1 और B2 फिर से आ जाएगा -3 और ये भी -3। उसके बाद ये फर्स्ट x के लिए होता है, हम लिखेंगे x बटा -3 गुना -15 प्लस -3 गुना -7। ठीक, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। फिर इसको इक्वल टू में देंगे y बटा देंगे, फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, -7 इंटू -3 फिर प्लस माइनस होगा यहाँ पर -15 गुना 1। ठीक, बराबर में आ जाएगा। ठीक, फिर से हमें क्या करें, इस दोनों को गुना करेंगे, माइनस इस दोनों को गुना करेंगे और किसके लिए, 1 के लिए। और 1 के बाद हमें क्या करना है, फिर से 1 इंटू -3 लेना है। ठीक, फिर से हम माइनस रखना है, माइनस रखने के बाद फिर 3 इंटू -3 हो जाना है। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, सबको सिर्फ मल्टीप्लाई करके रख लेना है। तब हमें यहाँ पर लेते हैं x के नीचे में रखना है, माइनस में है और ये माइनस में माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा, तो 45 बचेगा यहाँ पर 45। ठीक, उसके बाद यहाँ 3 7 21 और माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस हो जाएगा, -21 हो जाता है। ठीक, इक्वल टू फिर हम यहाँ पर देखते हैं y बचता है। ठीक, y का देखेंगे नीचे 7 21 मतलब माइनस में 21 बच रहा है और यहाँ पर प्लस में माइनस प्लस 15 बच रहा है। ठीक, 15 बच गया माइनस प्लस में। ठीक, उसके बाद हम देख रहे हैं 1 के लिए लेंगे, 1 के लिए हम देख रहे हैं माइनस प्लस माइनस में 3 होगा
और यहाँ पर देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस में 9 बचेगा, प्लस में 9 बच रहा है। ठीक, उसके बाद फिर से हम देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं तो x बट्टा हमें बच जाता है 6 मतलब 24, 24 बच जाएगा। फिर से यहाँ पर y लेंगे तो y के नीचे बच जाएगा हमें 6 बच जाएगा और माइनस में बचेगा। उसके बाद फिर हम यहाँ देखते हैं फिर 1/6 बचेगा जो कि प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस वाला अधिक है। ठीक, उसके बाद फिर से हम देखते हैं क्या ये जो है ना ये इसके साथ बराबर है, फिर ये जो है ना इसके साथ आपस में सभी बराबर है। तो हम एक बार इसके साथ लेंगे, एक बार इसको इसके साथ लेंगे, तो हम लिखेंगे x/24 इक्वल टू 1/6। ठीक, उसके बाद फिर से मैं गुना भाग में इधर जाएगा, गुना हो जाएगा x बराबर 1/6 इंटू 24 हो जाएगा। ठीक, तो ये 6 चौका 24 मतलब 4 बार में कटेगा, इसलिए x बराबर हमें यहाँ से आता है 4। ठीक, उसके बाद फिर से हम लेंगे y/6 माइनस 6 इक्वल टू 1/6। ठीक, फिर ये क्या है यहाँ पर भाग में उधर जाएगा गुना में, इसलिए y इक्वल टू 1/6 इंटू माइनस 6, ये दोनों कट जाएगा 6 और तो यहाँ पर बचेगा y इक्वल टू, इसलिए y इक्वल टू -1। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x का मान हमें कितना आया 4 और y का वैल्यू जो हमें आ गया -1। तो x और y का वज्र गुणन विधि से इसका हल निकल के आ जाता है। इस वीडियो के लिए हमने बस एक क्वेश्चन का जो ना क्वेश्चन और 1 का 4 सॉल्यूशन था, उस 4 सॉल्यूशन को दिए। फिर से अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेते हुए आएंगे, क्योंकि जो ना एक ही वीडियो में सभी सॉल्यूशन देने से वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। ठीक, और देखने में बोरिंग लगने लगता है। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई इसको जो है छोटा करके आपको दिया जाए, जिससे कि हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको आसानी से समझने में समझ आते रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इस 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन रह गया है। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे सॉल्यूशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।